हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम दीपेंद्र कुमार और आज हम आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट थर्ड में फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्टेट रूल, वैलेंसी कॉन्सेप्ट जो था वो हमने डिस्कस किया था। जो लोग आज ये फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ अगर वो ऑक्टेट रूल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं या उसका व्यू देखना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो वॉच करें। तो फॉर्मल चार्ज, सबसे पहले आपको ये बता दें कि फॉर्मल चार्ज और जो आपका चार्ज है उसमें डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? देखिए, कुछ आपके मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका लुईस स्ट्रक्चर जो है उनका सेफ नहीं डिस्क्राइब कर पाता है या फिर एक्चुअल सेफ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो उन मॉलिक्यूल्स में जो आपके एटम होते हैं उन पर कुछ चार्ज आपका आता है, तो उसको हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फॉर्मल चार्ज जो आपका होता है वो रियल चार्ज नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूल का शेप है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई नहीं होता है या क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको हम दिखाएंगे जिनमें जो आपका एटम है उस पर फॉर्मल चार्ज जनरेट होते हैं। जो फॉर्मल चार्ज होता है वो पूरे मॉलिक्यूल पर होता है, किसी एटम के द्वारा नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वो भी मेंशन किया है, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेट चार्ज पोसेस्ड बाय द आयन एज वोल, यानी कि जो आपका पूरा आयन है उसके द्वारा वो रिप्रेजेंट किया जाता है, न कि एक पर्टिकुलर एटम के द्वारा किया जाता है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एटम पर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला एक होता है, यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया, देख सकते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन लुईस स्ट्रक्चर, जो आपका लुईस स्ट्रक्चर है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बनाना सिखाया था, कैसे इसको आप ड्रा करते हैं। तो उस स्ट्रक्चर में जो फॉर्मल चार्ज होता है किसी भी एटम पर, वो होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जो आपका एटम है मॉलिक्यूल में, जिस एटम पर आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं उस एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लोन पेयर होता है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी आपके लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो आपके माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर है जो इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या शेयर हो रहे हैं, उनकी बात है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आपका, इसे आपको लर्न रखना है और इसी से आप फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पर, किसी भी मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, जैसे ओजोन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, उसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीजन का लुईस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने ड्रॉ किया है। और ये जो आपके डॉट्स दिख रहे हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद में जो आपका एटम, इसमें देखिए सारे आपके सेम टाइप ऑफ एटम हैं, तो आपको क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ऑक्सीजन का करते हैं तो हमको ये मिलता है कि यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में कितने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन हैं सभी की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 6 ही होंगे। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज जब कैलकुलेट करेंगे तो इनमें हम न्यूमेरिक्स यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। जैसे आपको ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया है, इसको हमने सेकंड नंबर दिया है, इसको हमने थर्ड नंबर दिया है। यहाँ पे हमने ग्रीन से मेंशन किया है, ये नंबर हैं। ठीक है, इनको काउंटिंग, इनके काउंटिंग नंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया है, इस ऑक्सीजन को हमने सेकंड नंबर दिया है, इस ऑक्सीजन एटम को हमने थर्ड नंबर दिया है। तो हम क्या करेंगे, सारे ऑक्सीजन एटम्स पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन यानी कि फर्स्ट, इस ऑक्सीजन पर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी जो आपके इलेक्ट्रॉन है फ्री एटम में वो कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया, माइनस
उसके बाद नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पर देखिए कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस, फिर 1/2 फॉर्मूले में इंटू हाफ के बाद में जो आपका है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए ये जो आपका ऑक्सीजन है ये दोनों तरफ से बॉन्ड बना रहा है, एक तरफ से इस ऑक्सीजन को अटैच कर रहा है और एक तरफ से इस ऑक्सीजन को अटैच कर रहा है। तो आप जब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप दोनों तरफ करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका जो एटम है वो मिडिल पोजीशन में है और ये आपके टर्मिनल एटम है। तो जो आपका बीच में एटम होता है उसका जो शेयर्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों तरफ के काउंट किए जाते हैं। अब देखिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड आपके बन रहे हैं। 2 बॉन्ड जब बनते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि एक कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होनी चाहिए, एक दोनों एटम से होना चाहिए, यानी एक बॉन्ड को फॉर्म होने में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जब डबल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन के साथ में जो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इधर से इस ऑक्सीजन से 2 शेयर होंगे और इस ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है। तभी यहाँ पर देख सकते हैं 4 आपके लोन पेयर बच रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका बॉन्ड है इस साइड में, ये ऑक्सीजन इन दोनों ऑक्सीजन में हम इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज। तो इनके बीच पहले देखते हैं। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जब 2 आपके कोवैलेंट बॉन्ड हैं, टोटल आपके नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जितना बॉन्ड होता है उसका जस्ट डबल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक इधर भी बॉन्ड बना है, तो एक जब इधर बना है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए 4 इधर आया था और 2 इधर आया था, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए 6 - 2 - 3 कितना हो जाएगा, ये 6 - 2 - 3 -2 - 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जो आपका ऑक्सीजन एटम है इस पर कितना चार्ज आ गया, इस पर आपका आ गया +1, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस माइनस भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, +1। एक तो आपका कंफर्म हो गया। अब दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है उस पर कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल सेम वे में। इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हुए, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सभी में 6 रहने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सेकेंड एटम जो है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने सेकेंड 2 से मार्क किया हुआ है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है इसमें भी आपके पास में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, माइनस उसके बाद दूसरा जो आता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 जो आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 माइनस हाफ, फॉर्मूला भी देखते जाइए साथ साथ में, इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये टर्मिनल ऑक्सीजन है, ये एक ही साइड से अपना क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका बॉन्ड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे शेयर्ड, 4 इलेक्ट्रॉन थे। देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपके ऑक्सीजन एटम हैं इनके बीच में जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के लिए काउंट किए जाते हैं, क्योंकि शेयरिंग होती है, इसमें इक्वल शेयरिंग होती है। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के लिए काउंट किए जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 4 हो जाएंगे। तो ये आपका 4 आ गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 4 - 2 -6, यानी कि इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन थर्ड, यानी कि जो आपका थर्ड ऑक्सीजन एटम है, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन एटम, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है इसको भी हम
सेम वे में कैलकुलेट करेंगे इसका जो फॉर्मल चार्ज है। देखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 रहने हैं क्योंकि ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। उसके बाद में क्या आता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी आपका टर्मिनल ऑक्सीजन है। टर्मिनल ऑक्सीजन है, इसका मतलब आपका एक ही तरफ ये बॉन्डिंग कर रहा है। यहाँ पर ये जो आपका एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसी में जो भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं वही आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, माइनस उसके बाद में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। सेकेंड पे था नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको देखना है। यहाँ पर टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग यानी कि लोन पेयर्स। तो यहाँ पर कितने हैं लोन पेयर, थर्ड वाले पे, इस ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं, क्लियर कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में आपका आता है हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड आपका बन रहा है, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके 2 हो जाएंगे। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 1, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1। तो अभी जो इसका रियल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिएगा इसमें जो आपका ओजोन का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आएगा। इसमें ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्डेड है और एक तरफ आपका सिंगल बॉन्डेड है। इस पे जो लोन पेयर्स हैं उनको मेंशन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने लोन पेयर थे, इसमें 2 ही लोन पेयर थे और एक लोन पेयर आपका इस ऑक्सीजन पर था। तो यहाँ पर चाहें तो इनके नंबर भी लिख सकते हैं। अब हम इन पे चार्जेस मेंशन करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, मेंशन किया है यहाँ पर, ठीक है। ये जो थर्ड आपका ऑक्सीजन है, इस पर कितना चार्ज आया है, -1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, एक ये आपका चार्ज हो गया। और इस वाले ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, इस वाले ऑक्सीजन पर, फर्स्ट ऑक्सीजन पे, इस पे आपका चार्ज आएगा +1 यानी कि प्लस। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। इसको चाहें तो आप ऐसे लिख दें, ज़्यादा बेटर है, -1 +1, ठीक है, या इसको सर्किल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, जो आपका फॉर्मल चार्ज है वो सर्किल से कर दिया जाता है और जो आपका रियल चार्ज है उसे सर्किल नहीं करते हैं। तो ये आपका हो गया। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। और ये आपका फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आपका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो जो आपका मॉलिक्यूल का शेप है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। और यहाँ पर जो आपका चार्ज, उसकी वजह से जो चार्ज डेवलप होते हैं, ठीक है, उनको हम रियल चार्ज नहीं फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, उनको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है बॉन्ड पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर अभी इसी सेगमेंट में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स देख सकते हैं। बॉन्ड पैरामीटर का मतलब होता है यहाँ पर बॉन्ड को मेज़र करने के लिए कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड पैरामीटर की हम बात कर रहे थे, बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब होता है मापक, जिससे बॉन्ड को मेज़र किया जा सकता हो, उसकी क्वालिटी, उसकी लेंथ या जो भी बहुत सारी चीज़ें वो मेज़र की जा सकती हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका बॉन्ड पैरामीटर है वो है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। नेम भी सुना होगा पहले भी, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है। वैसे नॉर्मली जानते हैं सभी बॉन्ड लेंथ क्या होता है। जो दो आपके एटम होते हैं जब वो कंबाइंड होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उनके जो न्यूक्लियर सेंटर जो होते हैं, वहाँ से वहाँ जो दोनों के न्यूक्लियस होते हैं उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, उसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से या स्ट्रक्चर से इसको हम क्लियर करेंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, इट इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, यानी कि जब दो एटम आपके एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, बॉन्ड क्रिएट करते हैं या एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं इन मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर दो एटम हैं, ये ए है और इधर आपका बी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपके पॉइंट हैं ये दोनों एटम्स के सेंटर हैं, यहाँ पर दोनों एटम्स के सेंटर हैं। तो अब देखिए इन सेंटर से, इस सेंटर की और इस सेंटर से, यहाँ पर हमने इस तरह से दिखाया है, ये जो डिस्टेंस है बीच में देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की ये जो बीच की डिस्टेंस है ये इसके बराबर है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आर ए मान लें और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आर बी मान लें, नीचे हमने मेंशन किया है, ठीक है। तो ये अगर टोटल कर दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि बॉन्ड लेंथ ए बी के बीच में कितनी है, यानी कि जो ए बी मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड लेंथ ए एटम और बी एटम के बीच की कितनी है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आसान भी है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी आर ए प्लस आर बी। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर आर ए और आर बी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आपको प्रीवियस वीडियो में कोवैलेंट बॉन्ड हमने आपको डिस्कस किया था, तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो आपके आर ए आर बी हैं, यहाँ पर हमने दोनों को अलग अलग मेंशन किया है, ये आपके कोवैलेंट रेडियाई हैं, ठीक है, कोवैलेंट रेडियस हैं दोनों। और आर ए जो है आपका एटम ए का कोवैलेंट रेडियस है और बी जो है आर बी वो बी एटम का कोवैलेंट रेडियस है। दोनों का जब एडिशन करते हैं तो उसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोवैलेंट रेडियाई और जो आपका वैन डर वाल रेडियाई है उसमें क्या डिफरेंस है। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ये जो आपकी कोवैलेंट रेडियाई है ये आपकी एक मॉलिक्यूल में होती है, विद इन द मॉलिक्यूल आपका मेज़र किया जाता है। बट जो आपका वैन डर वाल रेडियाई है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल मेज़र किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल दिखाया था, अब यहाँ पर इस केस में हम इसको दो मॉलिक्यूल में ले रहे हैं। यहाँ पर एक ए बी मॉलिक्यूल ये है, एक ए बी मॉलिक्यूल ये है। अब देखिए ये आपका अलग मॉलिक्यूल है, ये आपका अलग मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों मॉलिक्यूल ये जब एक दूसरे के करीब होते हैं उस समय बॉन्डिंग में नहीं होते हैं, बस केवल एक दूसरे के जस्ट बहुत ही नियर होते हैं। उस कंडीशन में ये जो आपका सेंटर है, किसी एक एटम के न्यूक्लियर सेंटर से अगले एटम की बीच की जो डिस्टेंस होती है दूसरे मॉलिक्यूल में, यानी कि फर्स्ट मॉलिक्यूल के एक एटम के सेंटर से दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एटम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल रेडियाई। तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, वैन डर वाल रेडियाई बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया जाता है। और जो आपका कोवैलेंट रेडियाई है वो आपका बिटवीन द एटम्स होता है या फिर विद इन द मॉलिक्यूल होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, एक नोटेबल पॉइंट है, एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके जो एटम्स होते हैं या सिस्टम होते हैं, केमिकल स्पीसीज होती हैं, उनमें जो दो एटम होते हैं उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है, कम होती चली जाती है। अब इसका एक एग्जांपल से इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ की हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो नीचे सिस्टम दिए गए हैं, ठीक है, ये तीनों आपके कार्बन से कार्बन के बीच में हैं। अगर हम इस तरह से कंसीडर करें कि एक ये आपका है सिस्टम, एक ये है, तो एक ये है। अब इसमें देखते हैं इनका जो पैटर्न है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। क्यों होगा ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर अभी हमने आपको डिस्कस किया है कि एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीज, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके बढ़ेंगे एटम्स के बीच में वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, दोनों के बीच की शॉर्ट होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसमें है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक ही बॉन्ड है, वन बॉन्ड है। यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ ये थोड़ा सा इससे छोटा है, इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी कम है। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 बॉन्ड्स मिल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाइन्स हमने यहाँ पर ड्रॉ की हैं। तो ये बॉन्ड हैं आपके, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सबसे कम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी
यानी कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और उसके बाद में ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी और ये सबसे ज़्यादा होगी। तो ये एक पैटर्न है। इस पे मल्टीपल चॉइस या एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको अच्छे से नोट कर सकें। नेक्स्ट आपका पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपने प्रीवियस आपने जो पैरामीटर स्टडी किया है वो आपका था बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये आपका बॉन्ड एंगल है। तो ये क्या है आपका, इट इज़, इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे उसको वैलेंसी भी आप बोल सकते हैं या बॉन्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है बॉन्ड्स, ठीक है। जो आपके किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनके बीच का जो बेंटेशन होता है, जो उनका झुकाव होता है, उसे हम एंगल बोलते हैं या उसे हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। देख सकते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर करेंगे। जैसे आपको वाटर मॉलिक्यूल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। ऑक्सीजन पर आपके 2 लोन पेयर होते हैं और यहाँ पर ये 2 बॉन्ड्स हैं। ऑक्सीजन एक इस तरफ से हाइड्रोजन को बॉन्ड कर रहा है और एक इस तरफ से हाइड्रोजन को बॉन्ड कर रहा है। तो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमने मेंशन किया है 104.5, ठीक है, यानी कि 104.5 ये जो आपका लिखा है डिग्री में, ये आपका क्या है, ये बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका बॉन्ड एंगल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपकी वैलेंसी हैं, जो बॉन्ड हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है जिसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं, वो आपका क्या है, बॉन्ड एंगल है। और एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए कि जो आपका बॉन्ड एंगल होता है ये मॉलिक्यूल के शेप को निकालने में हेल्प करता है। इस बॉन्ड एंगल से हम मॉलिक्यूल की शेप को बता सकते हैं कि आपका टेट्राहेड्रल है, ठीक है, या स्क्वायर पिरामिडल है, कैसा भी है। अब ये जो आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल है इसको हम वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी में इसको स्टडी करेंगे। इसको हम वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं, VSEPR थ्योरी। उसको भी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक केवल केवल इसको जानकारी के लिए ध्यान रखिए कि जो आपका बॉन्ड एंगल है वो हमारा शेप जो होता है वो एक्सप्लेन करता है या उसको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, ठीक है। जो आपका बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एनर्जी है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है कि 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और ये जो आपकी बॉन्ड एनर्जी है ये हमेशा गैसियस स्टेट में जो आपके 2 एटम्स कंबाइंड होते हैं या गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें जो आपके एटम्स होते हैं उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे हम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर भी बहुत ही मेजर इसका जो कंट्रीब्यूशन है। तो बॉन्ड एनर्जी आपका ये होता है। अब इसमें जो यूनिट आपकी यूज़ की जाती है वो किलो जूल पर मोल में लिया जाता है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर स्मॉल g जो लिखा है हमने, ये स्टेट ऑफ मैटर है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन गैस स्टेट, ठीक है। इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो यहाँ क्या होता है, ये दोनों एटम्स आपके डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। हाइड्रोजन एटम इन गैस स्टेट, हाइड्रोजन एटम इन गैस स्टेट। तो जब ये सेपरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी निकलती है। ये एटमाइजेशन हुआ है, मॉलिक्यूल से एटम बने हैं, तो उस समय जो भी आपकी एंथैल्पी क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यहाँ पर जो डेल्टा साइन है, ट्रायंगल बना है, इसे डेल्टा पढ़ेंगे। और यहाँ जो स्मॉल ए सब्सक्रिप्ट में यूज़ हुआ है, ये एटमाइजेशन वर्ड का ए लिया गया है यहाँ पर, एटमाइजेशन इसका मतलब। तो डेल्टा AH जो लिखा है इसका मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये आपका 435.8 किलो जूल पर मोल आया। अब हाइड्रोजन
मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स को अलग अलग करने के लिए, अलग सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी लगती है। तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपका कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम आगे यहाँ पर मेंशन किए दे रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब ये जो बॉन्ड है आपका, इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 435.8 किलो जूल पर मोल है। ऐसे ही ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन को जब ब्रेक करेंगे तो ये ऑक्सीजन एटम्स में जाएगा, इसमें जो एनर्जी निकलती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो 498.0 किलो जूल पर मोल है। अब इनकी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है आपका, उसमें कितने बॉन्ड होते हैं? अभी प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था, इसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, 2 बॉन्ड आपके होते हैं ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगेगी क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड आ गए हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 435.8 किलो जूल पर मोल था, यहाँ कितना है? यहाँ 498.0 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा आया है। नेक्स्ट आपका है, तो यहाँ जो 498.0 आया है, ये आपका ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड हैं उनकी एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन को जब डिसोसिएट करेंगे उनके गैसियस एटम में, तो ये आपकी एंथैल्पी क्रिएट होगी 946.0 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर देखते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो आपका है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको वॉच करें। तो ये जो आपका नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है? 946.0 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी है, जो एटम्स आपके होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, उसको जो तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अब बात आती है, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ये जो पैटर्न है धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इनमें एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी आपके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था। तो देखिए जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, एक ही बॉन्ड है, उसको एक ही को तोड़ना है। डबल बॉन्ड जब आएगा तो सिंगल के कंपैरिजन थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर 435.8 के बजाय 498.0 हो गया, यानी कि बढ़ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड था। फिर नाइट्रोजन का केस है, नाइट्रोजन का केस में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है नाइट्रोजन के बीच में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। तो यहाँ जो ये हमने इक्वेशंस लिखे हैं, या जो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है, इससे एक कंक्लूज़न निकलता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके बिटवीन द एटम इंक्रीज़ होते हैं, वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका बॉन्ड एनर्जी है, इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं। और यहाँ पर हमने नोटेबल पॉइंट एक मेंशन किया है, लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ये ध्यान रखिएगा। या उनके बीच में जो बॉन्ड हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जो भी आपका बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वो नाइट्रोजन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं, एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम इंक्रीजेज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी आल्सो इंक्रीजेज। यानी कि देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, जैसे अभी हम बता रहे थे, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, कैसे बढ़ेगी? यहाँ पे देख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड था तो 435.8 आया, डबल बॉन्ड आया था तो यहाँ पर 498 हो गया, यानी बढ़ गया। ट्रिपल बॉन्ड आया तो और बढ़ गया, तो यहाँ पर 946.0 किलो जूल पर मोल आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट कर सकें अच्छे से। नेक्स्ट आपका पैरामीटर है, जो भी आप बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहे थे, अगर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी या फिर मीन बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। उसमें हम बॉन्ड एनर्जी जो कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन द केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल
द टर्म एवरेज बॉन्ड एनर्जी और मीन बॉन्ड एनर्जी इज़ यूज। हम बॉन्ड एनर्जी वहाँ पर नहीं यूज़ करते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो आपका है, यहाँ पर जी का मतलब है गैसीय स्टेट में है। इसको जब डिसोसिएट करते हैं तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन इसका निकालते हैं, रेस्ट पार्ट OH, ये भी आपका गैस स्टेट में होता है। तो ये इस तरह से हाइड्रोजन एटम एंड OH स्पीसीज में अलग अलग होता है। इस सेपरेशन में जो एनर्जी आपकी बनती है डेल्टा H1, ठीक है, 502 किलो जूल पर मोल आती है। नेक्स्ट फिर हम इसको फर्दर फिर से ब्रेक करेंगे क्योंकि अभी इसमें भी एटम्स हैं 2, ठीक है। जब तक सारे एटम्स नहीं अलग हो जाते तब तक आप बॉन्ड एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ पर जो आपका OH है, इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम में डिसोसिएट हो जाएंगे। इनके डिसोसिएशन में जो आपकी एंथैल्पी आएगी डेल्टा H2, ये आपकी 427 किलो जूल पर मोल है। अब देखिए इसका जो H2O जो मॉलिक्यूल है, इसका डिसोसिएशन 2 स्टेप में किया गया। तो यहाँ पर 2 एंथैल्पीज आपकी आ गई। अब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2O आएगा वो आपका एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2O हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर H1 डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अपॉन 2 ये हम करेंगे। इनकी वैल्यूज़ वहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। डेल्टा H1 आपका 502 था, यहाँ पर रख दिया। डेल्टा H2 आपका 427 था, यहाँ पर पुट किया, डिवाइड किया 2 से, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो 464.5 किलो जूल पर मोल आया है, ये आपका वाटर का बॉन्ड एनर्जी है या फिर एवरेज बॉन्ड एनर्जी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है, या फिर मीन बॉन्ड एनर्जी होती है। तो ये आई थिंक आप समझ गए होंगे एग्जांपल से। नेक्स्ट आपका पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही सिंपल है। क्या होता है, देखिए जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जितने बॉन्ड होते हैं उतना बॉन्ड ऑर्डर होता है। यानी हम इसको डिफाइन करें अगर तो हम यूँ कह सकते हैं द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। यानी किसी मॉलिक्यूल में जो आपके नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं बिटवीन द एटम, उन्हें हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो इसको एग्जांपल से हम देखेंगे कैसे कैसे निकल के आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो आपका होता है उसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो अभी हमने आपको बताया है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम। तो बिटवीन द एटम यहाँ पर कितना बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से बनाना भी सिखाया है, ये भी बताया है कि कितने बॉन्ड बनते हैं। तो 2 बॉन्ड्स होते हैं। तो जब यहाँ पर बिटवीन द एटम 2 बॉन्ड्स हैं तो इसी के करस्पॉन्डिंग इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है ऑक्सीजन का वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके कितने यहाँ पर 3 हैं तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक आपका कोवैलेंट, 2 कोवैलेंट होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है यहाँ पर। और ये जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है ये कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको काउंट करने हैं, कोवैलेंट बॉन्ड आपको काउंट करने हैं और ये डायरेक्ट आपको लिख देना है। अब बात आती है इस पर जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए कभी कभी इनमें से बॉन्ड ऑर्डर सीधे पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस में, कभी कभी क्या होता है इनसे रीजनल टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछता है कि बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता दें, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ता है वैसे वैसे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर हमने एक नोट भी मेंशन किया है, एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीजेज। यानी कि अगर हम इनमें सब में देखें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो आपका नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों आपके मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर ज़्यादा स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और बाकी का 3 से कम है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आता है बिटवीन द एटम वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो आपका नोटेबल पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न रखिएगा।
ताकि आपके मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएं, जो भी एग्जाम में पूछे जाएं वो आपसे क्लियर कट निकल जाएं। नेक्स्ट आपका जो पैरामीटर है वो रेजोनेंस है। हालांकि आपका जो पैरामीटर है थोड़ा सा पार्शियल पैरामीटर हम बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर के केस से रिलेटेड है। देखिए रेजोनेंस आपको बता दें क्या होता है। जब आपका कोई मॉलिक्यूल एक लुईस स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एक लुईस स्ट्रक्चर से डिसाइड या फिर डिफाइन नहीं किया जा सकते हैं, उनको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स लगते हैं डिफाइन करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए। तो ऐसे फिनोमिना को हम रेजोनेंस बोलते हैं। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ केवल जानकारी के लिए यहाँ पैरामीटर्स हम पढ़ रहे हैं, तो केवल एज पैरामीटर ही इसको हम स्टडी करेंगे। तो रेजोनेंस वहाँ पर आपका होता है जब आपका एक कोई भी मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए एक स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होता है, यानी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो वहाँ रेजोनेंस होता है। और जो आपके वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनके थ्रू वो एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ ये जान लेते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है, व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, यानी कि किसी मॉलिक्यूल को जब एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, उस केस में अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, देख सकते हैं यहाँ पे, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विथ सिमिलर एनर्जी कॉमा पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एनर्जी सेम होती है, पोजीशन ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई या एटम दोनों एक ही बात है, ठीक है। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, बॉन्ड पेयर्स यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो हैं उनकी जो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो सारे आपके सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उन्हें हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इन्हीं को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब होता है जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनको कंबाइंड करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आपके एक सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं डिफाइंड किया जा सकते, नहीं डिस्क्राइब किया जा सकते हैं, उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो आपके रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। अब यहाँ एग्जांपल्स हम समझेंगे, देख सकते हैं जैसे आपका ओजोन का मॉलिक्यूल हमने एक एग्जांपल लिया है। ओजोन को या तो आप ऐसे लुईस स्ट्रक्चर में ड्रा कर सकते हैं या तो ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम प्रीवियस में अभी इसको ऊपर भी हम दिखा चुके हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स की पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ लेफ्ट जो आपका है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वो डबल बॉन्ड है, राइट में सिंगल बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर में लेफ्ट में आपका सिंगल बॉन्ड है, राइट में डबल बॉन्ड है, तो इनकी बॉन्ड्स की पोजीशन आपकी चेंज हुई है। तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और ये ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब बात आती है इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर कंबाइंड करें तो हम कैसा स्ट्रक्चर पाएंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, बट इस स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा ओजोन मॉलिक्यूल में ये वाला बॉन्ड या इस साइड का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड होता है, इस साइड का सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये तो दोनों आपके होते हैं स्ट्रक्चर। तो जब दोनों आपके स्ट्रक्चर होते हैं तो यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड ही है डिफाइंड, डबल बॉन्ड आपका डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर में यहाँ दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर में यहाँ दिख रहा है, बट दोनों स्ट्रक्चर में अगर हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मान लेते हैं नीचे जो यहाँ पे बॉन्ड बना है ये आपका रिटेन रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक जो बॉन्ड हैं दो ऑक्सीजन के बीच में, सिंगल बॉन्ड एटलीस्ट तो दोनों में है, डबल की पोजीशन चेंज हुई है। तो हम क्या करते हैं कि जो आपके ऑक्सीजन बॉन्ड हैं उसमें सिंगल बॉन्ड तो क्लियरली सॉलिड लाइन से दिखा देते हैं, बाकी जो डबल बॉन्ड आपका होता है उसको हम पार्शियली दिखाते हैं, उसको डॉट लाइन से दिखाते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए ऑक्सीजन के बीच में ओजोन मॉलिक्यूल में, तो आप यहाँ पर 2 नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। जब पार्शियल डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से 2 के बीच में रहेगा, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर आता है इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड।
अब हम ये कह सकते हैं कि ओजोन जो है इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकेंड स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पे मल्टीपल चॉइस आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट कुछ और आपके एग्जांपल्स हैं जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। देखिए आपका बेंजीन है, इसको भी हम दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब करते हैं। एक आपका फर्स्ट ये है, दूसरा आपका ये है। दोनों स्ट्रक्चर्स में देख लीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। इस स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ पर आपके डबल बॉन्ड हैं, उस वाले स्ट्रक्चर में वहाँ पर आपके सिंगल बॉन्ड हैं। देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब दोनों केसेस में आपके जो सिंगल बॉन्ड है वो हर जगह पर डिफाइंड है, यानी कि एग्जैक्टली स्टेबल हैं। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड तो आप दिखा देते हैं, बट डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है, वहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, एक सर्किल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंजीन है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इन दोनों स्ट्रक्चर का, ये इसका मतलब हो गया। और इस पर क्वेश्चन भी आपके मल्टीपल चॉइस या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के आ सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, बेंजीन मॉलिक्यूल जो है ये इन दोनों स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब किया जाता है, और बेंजीन मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कार्बोनेट आयन CO3-। ये आपका जो स्ट्रक्चर, ये जो आपका आयन है ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब किया जाता है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तीनों में देख लीजिए डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस वाले में यहाँ पर है, और इस वाले में यहाँ पर है। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये डिफाइंड नहीं है, यानी कि तीनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट लोकेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो सभी में हम बना लेते हैं जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, और जो डबल बॉन्ड है उसको हम क्या करते हैं, पार्शियली दिखाते हैं, कंप्लीट नहीं दिखाते। अब ऐसे केस में अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो 1 और 2 के बीच में है, 2 नहीं है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में पूछा जाए यहाँ कितना है, 2 है, बट ये डिफाइंड नहीं है। केवल एक ही स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम जैसे बेंजीन के बारे में बोल रहे थे अभी, ऐसे ही कार्बोनेट आयन के बारे में अगर कहें तो कार्बोनेट आयन आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है इन तीनों स्ट्रक्चर का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी आपको वर्कशीट मिलेगी, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और जो चैनल पे हमारे अभी नए लोग जुड़े हैं या अभी नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक पहुंचने में देरी ना हो, यानी कि वो आसानी से आपको मिल जाए।